हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, एग्ज़ाम वॉलेट यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो आज मैं जय क्लास 11 5000 प्लस जीके सीरीज की क्लास 11 लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंध। ये सिंध प्रांत में स्थित है। तो जो ये सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान में पड़ता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में आप लोगों को कालीबंगा पड़ता है। कालीबंगा, कालीबंगा। और गुजरात में हम लोगों को लोथल, गुजरात का जो फेमस है लोथल। लोथल क्या था? एक विमानपत्तन था जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम का वो बंदरगाह माना जाता है उसे। लोथल को वहीं पे साक्ष्य मिला था उसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 एपी एपी नहीं सॉरी एडी होगा यहाँ पे, एडी टीपू 1799 ईस्वी होगा। इसको ईस्वी कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसको ईस्वी 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कुंगे, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम या फिर ऑप्शन डी वांडीवास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। टीपू सुल्तान जो थे वो आपको पता है कि उनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुए थे। सहायक संधि जो थी वो गवर्नर जनरल जो था उस टाइम का, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली हम लोग बोलते हैं, वो उनसे सहायक संधि करने का वो प्रस्ताव रखा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था। और टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ मिलने का आरोप लगाया था। टीपू सुल्तान पे फ्रांसीसी के साथ मिलने का आरोप लगाया था, ठीक है। 1799 ईस्वी में तो तब जाके वेलेजली ने चतुर्थ एंगल मैसूर वॉर की घोषणा की थी। जो हम जानते हैं कि चतुर्थ एंगल मैसूर वॉर हुआ था ब्रिटिश और लॉर्ड वेलेजली और इधर टीपू सुल्तान के बीच में। और 4 मई 1799 को 4 मई 1799 ईस्वी को ही श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ एंगल मैसूर वॉर के दौरान अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। क्या नाम बताया मैंने? गिलजई कबीला जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सॉरी, गिलजई कबीला का था। गिलजई कबीले, ये नाम याद रखिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आए थे। गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा थी एक शाहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था बहलोल लोदी। और यही जो था वो क्या था? लोदी वंश का संस्थापक था। 1451 में इसने लोदी वंश की स्थापना की और 1489 तक
1489 तक बहलोल लोदी दिल्ली पर शासन किया था। 1451 से 1489, 1489, 1489, 1451 से 1489 तक वो दिल्ली पे शासन किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबर। बाबर जो था वो अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था, जो अपने एक पुस्तक जो थी बाबरनामा पुस्तक में जो उसका वो संस्मरण था, उसका ही संस्मरण था, ज्यामितीय विधि पर आधारित उद्यान वर्णन, ज्यामितीय विधि पर आधारित उद्यान का वर्णन किया, जिसमें उसने फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया था। ठीक है, और उसने एक बगीचे का भी निर्माण कराया था। वो बगीचा कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। आगरा में आज भी वो बगीचा है। वो बाबर ने ही उसे बगीचे का निर्माण कराया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1973। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1969। 1969 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। 1969 में पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिल गई तो 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसका पहली बार विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी और ग्रुप डी के लिए, दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है, और ये किस किस आर्टिकल के अंदर में करता है? आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 के अंडर में वो इनको नियुक्त करता है। और भाग कौन सा है? पार्ट 5 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 148 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी चुनी हुई संसदीय समिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो ये कोई विधेयक जो पास होता है वो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। आर्टिकल 110 3 के अंडर में, आर्टिकल 110 3 के अंडर में ये वो डिसाइड करता है कि हाँ, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ये जो बिल पास हुआ वो धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1970, अनुच्छेद 368 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 376 376। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के
अंडर में ये आता है कि संविधान को संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 के अंडर से। और ये पार्ट 20 के अंडर में ये आता है। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी केरल में। कौन सा छोर पूछ रहा है? भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो भारत संघ का सुदूर दक्षिण छोर यही माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेट निकोबार के नाम से ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसका लास्ट पॉइंट कौन? अंडमान निकोबार में ही ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग कॉमन नाम जानते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आप लोग जानते हैं कि ये आपको भारत का नक्शा हो गया। ये अगर हम रफली एक नक्शा बनाते हैं तो हम जानते हैं कि एक तरफ होता है ये, इधर एक साइड ऐसे ऐसे जो पर्वत होता है, एक तरफ होता है ईस्टर्न घाट, ये होता है वेस्टर्न घाट। तो हम लोग जानते हैं कोंकण रेलवे किस साइड होता है? ये वेस्टर्न साइड में होता है। जो ये महाराष्ट्र, यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो यह रेल मार्ग जहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र से मैंगलोर तक, महाराष्ट्र से मैंगलोर यहाँ से नीचे तक ये स्थित होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं ईस्टर्न घाट और इस वाले को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये होता है वेस्टर्न, आप लोग समझ जाइएगा, वेस्टर्न, और ये होता है ईस्टर्न। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ईस्टर्न और ये वेस्टर्न। ठीक है, आप लोग मैप के सहारे से समझिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और महाराष्ट्र से मैंगलोर तक ये करीब 760 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करता है। ठीक है, 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे जो होता है वो। और इसका शुरुआत कब हुआ था हम लोग, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। रेलवे का यातायात करीब हुआ था 26 जनवरी 1998 को इसका शुरुआत हुआ था कोंकण रेलवे का। ठीक है, 26 जनवरी 1998 में इसका शुरुआत होता है। 760 किलोमीटर का ये है कोंकण रेलवे और ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। वेस्टर्न घाट इस साइड पड़ता है और ईस्टर्न घाट इस साइड पड़ता है। आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा मैप के सहारे से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी हिमालय, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो चलिए इसका क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हिमालय। ऑप्शन सी हिमालय इसका सही जवाब है। शंकुधारी वन हिमालय पर्वत पर ही पाए जाते हैं क्योंकि ये हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंचाई पे होते हैं ना, इसलिए ये वहाँ पे हिमालय पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे होते हैं इसलिए ये हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी उत्क्षेप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संवेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संवेग। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास जो होता है उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी जो होता है उसको v से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग संवेग बोलते हैं। संवेग इसका फॉर्मूला होता है। दोनों का गुणनफल जो होता है मास और वेलोसिटी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ठीक है, और फोर्स का क्या होता है?
मास फोर्स F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाब का भी जान लेते हैं। दाब का क्या होता है? प्रेशर होता है एरिया, एरिया में जो हम लोग एरिया बाई फोर्स, एरिया में जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, कोई एरिया उसमें अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो होता है प्रेशर, उसी को हम लोग दाब बोलते हैं। ठीक है, तो दाब का भी हम लोग याद रखेंगे एरिया बाई फोर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए विस्कासिता, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी अल्प भार, या फिर ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पृष्ठ तनाव। इसको हम लोग सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। सरफेस टेंशन के कारण जो हम लोग ओस की बूंद देखते हैं वो क्या होती है कि गोलाकार साइज में वो हमारे वायुमंडल में या पृथ्वी पे गिरती है। वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से वो ऐसा होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी सीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैडमियम। कैडमियम जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व होता है। ये हम लोग कैडमियम का यूज क्यों करते हैं ये हम लोग जान लेते हैं कि रिएक्टर की गति जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा गति तेज हो गई, अगर गति तेज हो गई रिएक्टर की, तो उसको धीमा करने या उसको बंद करने के लिए हम लोग कैडमियम का यूज करते हैं। ठीक है, इससे एक और हम लोग जो ग्रेफाइट होता है उसका भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कैडमियम का यूज ज़्यादा होता है क्योंकि वो गति को धीमा कर देता है और उसे एकदम बंद भी कर देता है रिएक्टर को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन ए एक रंगी, ऑप्शन बी बहुरंगी, ऑप्शन सी रंगहीन, या ऑप्शन डी वर्धनीय। दोस्तों इसका सही जवाब है रंगहीन। खीरा का रासायनिक गुण क्या प्रभावित होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है गोबर गैस में? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी मीथेन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है और एग्जाम के हर शिफ्ट में किसी न एक शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन जो होती है वो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम धातु किस में रखी जाती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम धातु किस में रखी जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी ईथर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरोसिन। सोडियम धातु केरोसिन में इसलिए रखी जाती है क्योंकि इतनी ये फ्लेमेबल होती है, इतनी ज़्यादा ज्वलनशील होती है कि अगर उसे वायुमंडल मिल जाए, अगर वो नॉर्मल वायुमंडल में उसको अगर निकाल दिया जाए सोडियम को, तो वो खुद ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वो वायुमंडल में रिएक्शन करके और खुद वो आग का काम करती है, इसलिए उसे हम लोग केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हेमोग्लोबिन पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी में, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी में, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आरबीसी में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग ऑक्सीजन वाहक भी बोलते हैं। और जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त को लाल बनाने का भी काम करता है, आरबीसी में पाया जाता है और रक्त को लाल भी करता है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, या फिर ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है
वो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि बोले तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तथा सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो लीवर होती है दोस्तों। लीवर ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग लीवर होती है, इसे हम लोग जानते हैं लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पारासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं पारासीटामोल का यूज़। पारासीटामोल उपयोग में लाया जाता है ऑप्शन ए शरीर के दर्द निवारण में, ऑप्शन बी प्रतिजैविक के रूप में, ऑप्शन सी बाम की तरह, या फिर ऑप्शन डी एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शरीर के दर्द निवारण में पारासीटामोल का यूज किया जाता है। ठीक है, और बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसे हम लोग ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बुखार जो होता है उसी को ज्वरनाशक भी बोलते हैं हम लोग। ज्वरनाशक के रूप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, 21 एपी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी कीट, या फिर ऑप्शन डी रेशम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मधुमक्खी। मधुमक्खी से हम लोग एपी कल्चर जानते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं ये पीसी कल्चर होता है। इसको हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर होता है। और रेशम जो होता है उसको हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेरी कल्चर या वर्मी कल्चर, सेरी कल्चर हम लोग सेरी कल्चर भी बोल सकते हैं। सेरी कल्चर या वर्मी कल्चर सेरी कल्चर ही ज़्यादा फेमस है, सेरी कल्चर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग, या फिर ऑप्शन डी केंद्र एवं राज्य सरकारें। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। योजना आयोग की जिम्मेदारी होती है कि जो पंचवर्षीय योजना को बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। हाँ दोस्तों, करंट अफेयर के व्यू से हम लोग जान सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के जगह पे इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग ने इसको अपने अंडर में रख लिया। और नीति आयोग का हेड होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है। हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष सबसे जो सुप्रीम होता है वो हम लोग प्रधानमंत्री होता है। और ये पंचवर्षीय योजना जिम्मेदारी पहले योजना आयोग की थी, और 1 जनवरी 2015 से ये योजना आयोग नीति आयोग के हाथों में चली गई। और नीति आयोग का हेड होता है ऑलवेज पीएम। ऑलवेज हम लोग पीएम बोल सकते हैं, ऑलवेज पीएम ही होता है नीति आयोग का हेड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1980 में, या फिर ऑप्शन डी 1985 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, चलिए देखते हैं सार्क में कितने कंट्री हैं दोस्तों। इसमें 7 संस्थापक सदस्य हैं, 7 इसके मेन कंट्री हैं। देखते हैं श्रीलंका, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना था। ठीक है,
हम लोग अगर अगर नीचे से देखते हैं तो पहले श्रीलंका हो गया, फिर इधर इधर मालदीव हो गया, और नीचे से हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं भारत के अकॉर्डिंग, हम भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इधर श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, फिर हम लोग आ जाते हैं इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, और नेपाल हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए तो बांग्लादेश हो गया। और अफ़गानिस्तान को हम बताए कि अफ़गानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना था। तो हम लोग मैप के सहारे भी याद करने की कोशिश करेंगे। इसके 7 सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। इसके 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं दोस्तों। एकाधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एकल क्रेता, ऑप्शन बी अनेक विक्रेता, ऑप्शन सी एकल विक्रेता, या फिर ऑप्शन डी अनेक क्रेता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एकल विक्रेता। एकल विक्रेता, एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता, ठीक है। किसी वस्तु के एक ही उत्पादक या विक्रेता होने की स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? एकाधिकार बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। और ये किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। ये यहाँ पे है नागालैंड, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश, और हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष को रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2000 से 2001, ऑप्शन बी 1999 से 2000, ऑप्शन सी 1998 से 1999, ऑप्शन डी 1997 से 1998। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1999 से 2000 के वर्ष को हम लोग बोलते हैं रेलवे यात्री वर्ष। और ये क्यों रखा गया था? क्योंकि रेलवे के 150 ईयर्स पूरे हुए थे, तब इसलिए इसको हम लोग रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया था। 1999 से 2000 को हम लोगों ने किया था। और 2002 और 2003 को यात्री सुविधा वर्ष घोषित किया गया। 2002 और 2003 को 2003 को हम लोग यात्री सुविधा वर्ष घोषित किए हैं। या 2002 और 2003 को, अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि यात्री सुविधा वर्ष, ये तो हो गया कि रेलवे यात्री वर्ष, ठीक है। तो हम लोग 1999 से 2000 बनाएंगे। लेकिन अगर यात्री सुविधा वर्ष अगर पूछे तो 2002 से 2003 को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और ये क्यों हुआ था रेलवे यात्री वर्ष? 150 साल रेलवे ने पूरा कर लिए थे, उसी की खुशी में हम लोगों ने रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है और हमेशा इसके 95% चांसेस होते हैं कि ये किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1934, या फिर ऑप्शन डी है 1900। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1901। 1901 में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। और ये किसको मिला था सबसे पहले? अल्फ्रेड नोबेल को
अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अल्फ्रेड नोबेल जो हमारे डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, हम लोग जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी, और उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में 1901 में प्रारंभ किया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये सबसे पहले अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ये सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी अग्नि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह माना जाता है, कृत्रिम उपग्रह माना जाता है, जो 19 अप्रैल 1975 को ये रसिया द्वारा, सोवियत संघ, उस टाइम सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर, बस हम लोग इतना याद रखेंगे, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था, जो भारत का पहला प्रथम उपग्रह था। और ये 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। 594 किलोमीटर, कभी कभी ये किलोमीटर भी पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर पे प्रक्षेपित किया गया था। 594 किलोमीटर पे प्रक्षेपित किया गया था। और कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। और बैकानूर अंतरिक्षीय केंद्र कहाँ है? और ये पड़ता है सोवियत संघ, रूस में। अभी फिलहाल ये रूस में है। ठीक है, तो उस टाइम ये भारत का प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस देश से हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। और वहाँ की जो जेम्स उनका नाम था, जेम्स ब्रैंडन कोनोली, ये क्या थे? एथलीट थे दोस्तों। ये क्या थे? एथलीट। याद रखेंगे कि किसने सबसे पहला जीता? एथलीट थे ये। और लेखक भी थे ये, अपने यहाँ पे लेखक भी थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे। लेकिन ये एथलीट में इन्होंने, जेम्स ब्रैंडन कोनोली ने प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को बिलोंग करते थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे ये इन्होंने जीता था? एथेंस में। एथेंस, ये हम लोग याद रखेंगे। जगह कौन सी थी? एथेंस में जब हुआ था ओलंपिक, तो उसमें हम लोग 1896 ईस्वी में जो एथेंस में हुआ था ओलंपिक, उसमें इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से ये एथलीट में भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, इनका नाम हम लोग याद रखेंगे, जेम्स ब्रैंडन कोनोली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल यूनिट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। और इसको ही हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं, सीपीयू को ही बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।